गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना कल जो पढ़ाया था ब्रेनस्टॉर्मिंग था। मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों की श्रेणी में जब हम चलते हैं तो नवाचार एक टर्म है। नवाचार का मतलब है नया विचार। शैक्षिक क्षेत्र में जितने भी नए विचार आए उन सबको नवाचार के नाम से जाना जाता है। उसी नवाचार की श्रेणी में ब्रेनस्टॉर्मिंग था। और आज का टॉपिक भूमिका निर्वाह, रोल प्लेइंग। भूमिका निर्वाह। द्वितीय विश्व युद्ध के समय की बात है। अमेरिका में सैनिकों के अधिक शहीद हो जाने के कारण शिक्षकों का अभाव आ गया, क्योंकि वहाँ का जो शैक्षिक वर्ग था उन्होंने सेना ज्वाइन कर ली। जब वहाँ की शिक्षा जगत में यह हलचल पैदा हो गई कि कम शिक्षकों में हम बालकों को कैसे पढ़ाएं, उन्होंने इसके लिए कुछ नई टर्म्स तैयार की, जिसमें सबसे पहले उन्हें अभिक्रमित अनुदेशन नाम से एक नवाचार तैयार किया। उसके माध्यम से बालकों को पढ़ाया। उसमें बालक स्वयं अपनी गति से सीखता है, आगे बढ़ता है। पढ़ने के बाद शिक्षक उसको प्रश्न भेजता है, उन प्रश्नों के हल बालक स्वयं करता है और फिर शिक्षक को भेजता है, उनको जांचता है, शिक्षक उसमें मार्किंग करता है। इस तरह की ये प्रक्रिया संचालित हुई। उसके बाद आया माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग भी शिक्षक प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों को दक्ष करने की एक टेक्निक थी और आज भी बहुत ही प्रभावी है, जिसको हर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में इंटर्नशिप से पहले बच्चों को सिखाया जाता है। आप लोगों को भी हमने सिखाया। उसी प्रकार से जब और आगे बढ़ते हैं तो बात आती है दल शिक्षण की। दल शिक्षण से तात्पर्य शिक्षकों का एक दल जो एक ही विषय के विभिन्न पक्षों पर बात करता है, जिससे सैकड़ों हजारों बच्चे लाभ प्राप्त करते हैं। इसको वर्चुअल भी कह सकते हैं और इसके वीडियो आदि तैयार करके इसको नेट आदि के माध्यम से भी बच्चों को पढ़ाया गया, जिससे बहुत सारे बच्चे लाभान्वित हुए। उसके बाद एक नई बात आई, 21वीं सदी की ही बात है, प्रारंभ में 2002 या 2003 की बात है। उस समय ये बात चली कि जो शिक्षकों का अभाव था वो तो पूर्ण हो गया, लेकिन बालकों को आज जिस शिक्षा की आवश्यकता है वह मिल नहीं पा रही। वो कैसे करें? इसके लिए हमारे शिक्षाविदों ने बहुत सारे शोध कार्य किए। उन शोधों से ये डिसाइड किया कि बालकों को कुछ ऐसा काम करें जो बालक की रुचि के अनुसार भी हो और उसमें वो प्रफुल्लित भी रहें, उसमें वो प्रसन्न भी रहें, उसमें वो फ्रेश भी रहें और ज्ञानार्जन भी करें। ऐसी ही विधियों में सबसे पहली जो विधि उन्होंने रखी एडगर डेल ने, वो रखी थी भ्रमण, एक्सक्यूजन्स, जिसे अपन टूर्स भी कहते हैं, सरस्वती यात्रा भी कहते हैं, भ्रमण भी कहते हैं, पर्यटन भी कहते हैं। उसमें बालक सदैव प्रफुल्लित रहता है, फ्रेश रहता है और अधिगम भी अच्छा करता है बजाय कक्षा शिक्षण के। लेकिन वो बहुत खर्चीली विधि है, खर्चीली टेक्निक है। उसके माध्यम से हर टॉपिक को भ्रमण के माध्यम से पूर्ण नहीं कराया जा सकता। एक विषय के पूरे पाठ्यक्रम में कुछ ही टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन्हें भ्रमण के माध्यम से हम करा सकते हैं, लेकिन पूरा सिलेबस उसके माध्यम से कराया जाना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत अधिक खर्चीली भी है, बहुत अधिक श्रम भी लगता है शिक्षक का, शिक्षार्थियों का, और बहुत अधिक समय भी। उसके बाद बात करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग की। ब्रेनस्टॉर्मिंग भी एक बात आई कि भाई कुछ ऐसा करो जो बालकों के मस्तिष्क में हलचल पैदा करते और उस हलचल के माध्यम से बालक आसानी से आगे बढ़े, सीखे। इसी बात को ध्यान में रख के ब्रेनस्टॉर्मिंग की जो टर्म थी वो आई। ये भी बहुत बेस्ट टेक्निक है, जैसा मैं कल आपको बताया था। अभी वर्तमान में जो सबसे रिसेंट है, जिसे बर्निंग कह दें, वो है भूमिका निर्वाह। भूमिका निर्वाह से तात्पर्य है किसी और की भूमिका में रहकर सामने वालों को सिखाना और स्वयं ऐसा ही महसूस करना जैसा रोल हम प्ले कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, कोई पिक्चर का हीरो कोई हेयर कटिंग अच्छी करवा ले, बुरी करवा ले, कैसी भी करवा ले, अगले दिन हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में लाखों लोग उसी हेयर स्टाइल में आपको दिखेंगे। यही रोल प्ले है।
आप लोगों ने गांव में, अधिकांश बच्चे गांव के हैं, आप देखा होगा जब रामलीला आती है या रासलीला आती है तो विभिन्न लोगों को अलग अलग पात्र बनाया जाता है। जैसे रामलीला की बात करें तो रामलीला में जो भगवान राम का रोल करता है उसको देखा होगा, बहुत शालीन प्रकृति का होता है और उस रोल से वो इतना प्रभावित हो जाता है कि वो पूरे जीवन भर भगवान राम की तरह ही शालीनता ग्रहण कर लेता है। अर्थात जो रोल उसने प्ले किया था, उस रोल के माध्यम से उसने जो गुण प्राप्त किए, चारित्रिक गुण, सामाजिक गुण, जो भी गुण उसने प्राप्त किए, उन सारे गुणों को उसने अपने व्यवहार परिवर्तन में लाया, अपने व्यवहार में ढाला, अपने जीवन में उन्होंने अप्लाई किया और वो बालक ऐसा हो गया। किसी ने रावण का तो क्रूरता दिखाता है, किसी ने लक्ष्मण का वो गुस्सा दिखाता है, और बहुत से जो जोकर होते हैं वो जोकर का भी, तो उनका लाइफ अलग स्टाइल है, वो लाइफ स्टाइल उनकी अलग जीते हैं। भगवान राम वाले लोग अलग लाइफ स्टाइल जीते हैं। उसी प्रकार से शिक्षक कक्षा कक्ष में बालकों को विभिन्न प्रकार के रोल दे देता है और उस रोल को वो कक्षा के सामने प्ले करते हैं ताकि सारे जो सामने बालक बैठे हैं उनमें चिंतन की शक्ति बढ़े, उनमें निर्णय की क्षमता बढ़े, तर्क की क्षमता बढ़े, श्रवण क्षमता बढ़े, दृश्य क्षमता बढ़े, सारी क्षमताओं का विकास इसके माध्यम से हो और साथ ही साथ बालक फ्रेश भी रहे, बालक का मनोरंजन भी होता रहे और जो चीज़ हम देना चाह रहे हैं वो भी मिल जाए। जैसे मान लीजिए देशभक्ति की कोई बात करें, 1857 की क्रांति का कोई लेसन है, उसको हम रोल प्ले के माध्यम से बालकों को पढ़ाएं तो यहाँ हमें नाटक करना पड़ेगा, झांसी की रानी एक को बनाना पड़ेगा, मंगल पांडे अलग को बनाना पड़ेगा और दूसरे जो हमारे वीर योद्धा थे वो भी उनको बनाने पड़ेंगे और फिर जो उनके रोल अंग्रेजी ज़माने में थे वो रोल वो यहाँ प्ले करेंगे तो वो बालक समझेंगे, उनके मस्तिष्क में कल्पना दृश्य बनेगा कि इस तरह से हमारे साथ हुआ होगा। उसके बाद महात्मा गांधी का भी रोल ले सकते हैं, अहिंसा पर कोई नाटक खेलें, भ्रूण हत्या पर कोई नाटक खेलें। तो ये जागरूकता के लिए, अधिगम के लिए, शिक्षक शिक्षार्थी संबंधों को सुधारने के लिए, बालक को ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय करने के लिए इन विधियों का प्रयोग शिक्षाविदों ने स्वीकारा। भूमिका निर्वाह का जो सबसे पहले इसको शिक्षा जगत में लाए वो थे रॉल क्लिंटन, प्रोफेसर रॉल क्लिंटन। प्रोफेसर रॉल क्लिंटन ने ये बात रखी कि हम बालकों को यदि रोल प्ले के माध्यम से पढ़ाएं, भूमिका निर्वाह के माध्यम से पढ़ाएं तो बालक निर्वाह करना सीखेंगे उस भूमिका को, जो भूमिका हमने उनको दी है। अर्थात जो हमने पात्र उनको दिया है उस पात्र के गुणों को बालक स्वयं ग्रहण करेगा और अपने भावी जीवन में ढालेगा। मान लीजिए रावण का है या किसी राक्षस का है, ओसामा बिन लादेन का है, आतंकवादियों का है, तो बात आएगी कि उनके रोलों को बालक सीखेंगे? नहीं, उनका रोल समाज को एक सही रास्ते पर लाने के लिए प्ले होगा। क्यों? क्योंकि वो तो उनका रोल जो होगा वो नेगेटिव होगा, वो समाज विरोधी होगा। जैसे हम बात करते हैं कल्पना चावला की, हम बात करते हैं कलाम साहब की, हम बात करते हैं ओसामा बिन लादेन की, तो क्या ओसामा बिन लादेन, कल्पना चावला और कलाम साहब तीनों एक श्रेणी में हो जाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि कल्पना चावला ने समाज के लिए संदेश दिया है, समाज को एक दिशा दी है। कलाम साहब ने हमारी रक्षा के लिए, मानव जाति की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के ऐसे अस्त्र शस्त्र दिए जो दुनिया में अनूठे थे। ओसामा बिन लादेन की बात आती है, ओसामा बिन लादेन ने भी बहुत सारे हथियार एकत्रित किए, उसको क्यों नहीं मानते? क्यों? क्योंकि उसने मानवता का नाश किया, उसने न केवल जनहानि बल्कि आर्थिक हानि भी दुनिया को पहुंचाई। दुनिया का शायद ही कोई देश होगा जो आतंकवादियों से प्रभावित नहीं होगा। इसीलिए उनकी बात, जो बात समाज स्वीकार नहीं करता, उन बातों को भूमिका निर्वाह के माध्यम से जो हम रखते हैं सिर्फ समाज को प्रेरित करने के लिए रखते हैं, और जिन चीज़ों को समाज स्वीकार करता है वो इसलिए करते हैं कि बालक उन गुणों को ग्रहण करें। इसलिए रोल प्ले शिक्षा जगत में आया। कक्षा कक्ष में कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिन्हें शिक्षक सामान्यतः पढ़ा तो सकता है लेकिन बालक उसे अधिगम
प्राप्त नहीं कर सकते, ज़्यादा लर्न नहीं कर सकते। बालकों को अधिक लर्न कराने के लिए शिक्षक रोल प्ले करता है। अब बात आती है कि रोल प्ले की विशेषताएं क्या हैं। भूमिका निर्वाह की प्रमुख विशेषताएं हैं। नंबर 1, सामाजिक स्वीकृति। कहने का मतलब जो टॉपिक हमने चुना है, जिसमें जो रोल दिए हैं वो समाज द्वारा स्वीकृत होने चाहिए। जो चीज़ हम उसके माध्यम से बता रहे हैं उनकी सामाजिक स्वीकृति बहुत जरूरी है। समाज विरोधी कोई चीज़ ऐसी नहीं हो जिससे बालक गलत दिशा की ओर चले जाए। जैसे एक व्यक्ति के बहुत सारे रोल होते हैं। इमेजिन एक व्यक्ति है, ये अपने घर में सबसे पहले ये बेटा, फिर किसी का पिता, किसी का पोता, किसी का भाई, किसी का भतीजा, किसी का बहनोई, किसी का मामा। ये परिवार के अंदर हुआ। यही व्यक्ति अपने बिजनेस प्लेस पर अथवा अपने वर्क प्लेस पर गया, वहाँ मान लीजिए वो प्रशासक है तो प्रशासक, कर्मचारी, शिक्षक, मित्र और प्रेरक। एक आदमी के कितने सारे रोल हो गए। वही व्यक्ति जब अपने परिवार में, अपने घर में रहता है तो किसी का बेटा है, किसी का पिता है, किसी का पोता है, किसी का भाई है, किसी का भतीजा है, किसी का बहनोई है, किसी का मामा है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, किसी का दोस्त है। यही आदमी जब अपनी नौकरी पर गया तो सबसे बड़ा अधिकारी है, मान लीजिए प्रिंसिपल है, यो मान लीजिए वो प्रिंसिपल भी है। जब वो सारे बच्चे और सारे स्टाफ से बात करता है, गार्जियन से बात करता है, सरकार से बात करता है, तो वो प्राचार्य है। उसके बाद जब वो अपने बॉस से या फिर अपने मालिक से बात करता है तो वो यहाँ कर्मचारी बन जाता है। जब वो कक्षा में पढ़ाने जाता है तो वो शिक्षक बन जाता है। कक्षा में बालकों को साथ लेके एक मित्र की भूमिका में रहता है, इसलिए बालकों का मित्र भी है, बालकों का पथ प्रदर्शक भी है और विद्यालय समय में बालकों का अभिभावक भी है। उसके बाद समाज के लिए प्रेरणा देता है तो वो प्रेरक भी है। तो इस तरह से इतने सारे रोल एक ही व्यक्ति को है, ये सारे रोल समाज द्वारा स्वीकृत हैं। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि जो भी भूमिका निर्वाह के माध्यम से करवाया जाए वो समाज द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं नंबर 2, भूमिकाओं की विविधता। जैसा अभी मैं आपको बता रहा था, दूसरा उदाहरण और लेते हैं। एक सैनिक है, ये हमारी सीमाओं की रक्षा करता है। जब ये प्रहरी, जब ये दुश्मन के सैनिकों को मारता है तो हमारे देश के लिए वीर सैनिक, और जब ये दुश्मन देश इसके बारे में कहेगा क्रूर,
कोई कहेगा आतंकवादी। जैसे हम लोग पाकिस्तानियों को मार देते हैं, चीनियों को मार देते हैं, या हमारे देश के जो दुश्मन हैं, हमारे देश को जो सामाजिक आर्थिक और मानवीय नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनको हम मार देते हैं, तो वो लोग हमें आतंकी कहते हैं। जैसे पाकिस्तान में हमारे सैनिकों को, अधिकांश जो सैनिक हैं उनको आतंकी कहकर गिरफ्तार कर लिया जाता है यदि किसी कारणवश वो उधर फंस जाते हैं तो। लेकिन वही सैनिक हमारी रक्षा करता है, हमारी सीमाओं की रक्षा करता है तो प्रहरी है, दुश्मन के सैनिकों को मारता है, हमारे आतंकवादियों को मारता है तो वही एक वीर सैनिक है। तो इस तरह से उसके कितने सारे रोल हो गए। इसलिए भूमिकाएं विविध होनी चाहिए, यानी जो पाठ पढ़ा रहे हैं उन सारे पाठों में सबकी भूमिकाएं अलग अलग होनी चाहिए। एक ही व्यक्ति किन किन भूमिकाओं में है वो सारी चीज़ें हमें इसके माध्यम से पता चलती हैं। अगला है भूमिका निश्चित। जब हम रोल प्ले कर रहे होते हैं तो पहले से ही उसकी जो रोल है वो निश्चित कर दिया जाता है। मान लीजिए 1857 की क्रांति आप पढ़ा रहे हैं, उसमें मंगल पांडे का रोल निश्चित है, तो फला व्यक्ति मंगल पांडे का रोल प्ले करेगा। यह नहीं कि कोई दूसरा भी उसके साथ करेगा, तीसरा भी उसके साथ मंगल पांडे का करेगा, तीन मंगल पांडे हो जाएंगे तो पूरी व्यवस्था खराब हो जाएगी और उससे हम जो संदेश बालकों को देना चाहते हैं, बालकों को जो सिखाना चाहते हैं वो नहीं सीख पाएंगे। इसलिए पहले से ही उसकी भूमिका निर्धारित इसमें हो जाती है, इसलिए भी बहुत अच्छा है। अगला है सामाजिक व्यवहार की सीमाएं निर्धारित। सामाजिक व्यवहार की सीमाएं निर्धारित है। अर्थात बालकों की जो भूमिका हमने निश्चित की है उनकी सीमाएं भी निश्चित करनी है ताकि वो टॉपिक से भटक ना सकें, टॉपिक से दूर नहीं जा सकें। उसको एक फिक्स जगह में बांध दिया कि आपको यही करना है, मंगल पांडे के बारे में ही आपको बताना है, किसी अंग्रेज के बारे में नहीं बताना, किसी दूसरे वीरों के बारे में नहीं बताना, झांसी की रानी के बारे में नहीं बताना, कुछ भी आपको नहीं बताना। सिर्फ आपको जो रोल दिया है, जो भूमिका आपकी निश्चित की है, उस निश्चित व्यवहार को ही आप करें। अगला है गतिशील अवधारणा। मतलब ये जो विधि है इसकी अवधारणा गतिशील है, यानी निरंतर आगे बढ़ने की है। अर्थात बालक इसके माध्यम से अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं और निरंतर ये गति करती चलती है। अगला है व्यक्तिगत रुचि का महत्व। इसका तात्पर्य है कि जो बालक होते हैं उनको जो रोल दिया जाता है वो उनसे पूछ कर दिया जाता है। उनसे पूछ कर देने से यह फायदा है कि वो रोल अच्छे से प्ले कर पाएंगे, इसलिए उनकी रुचि को विशेष महत्व उसमें दिया जाता है। यदि उनकी रुचि को हम महत्व नहीं देते हैं और उनको कोई दूसरा रोल देते थे जो उनकी रुचि का नहीं है तो वो अच्छे तरीके से उसको प्ले नहीं कर पाता। इसलिए बहुत ज़रूरी है। और ये सामाजिक जो कार्य है भूमिका निर्वाह, इसमें व्यक्ति की रुचि के अनुसार ही ये काम दिया, इसीलिए इसको मनोवैज्ञानिक विधि भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसमें बालक की रुचि का ध्यान रखा गया है। जो भूमिका निर्वाह के लिए टॉपिक निश्चित किया गया है उसमें बालकों का मानसिक स्तर ध्यान रखा गया है, उसमें बालकों का एज ग्रुप ध्यान रखा गया है, उनकी कक्षा ध्यान में रखी गई है, उनका टॉपिक ध्यान में रखा गया है, उनका सिलेबस ध्यान में रखा गया है और उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं, मतलब सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं कि नहीं, वेशभूषा आदि की चीज़ें हैं कि नहीं, मेकअप का सामान है कि नहीं, इन सारी, और नहीं है तो मार्केट से लाएंगे तो महंगा तो नहीं, इन सारी चीज़ों को हम इसमें ध्यान में रखते हैं। एक ही व्यक्ति बहुत सारी भूमिकाओं में
ये नियम निर्धारित किया गया कि एक व्यक्ति की भूमिका निश्चित है नंबर 3 पर। लेकिन अब ये दोनों पॉइंट्स यहाँ क्लैश कर रहे हैं कि एक ही व्यक्ति बहुत सारी भूमिकाओं में। हाँ, वो कैसे? हमने एक रोल प्ले किया 1857 की क्रांति का, उसमें निर्धारित कर दी मंगल पांडे की भूमिका। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध आ गया, वही व्यक्ति जो मंगल पांडे यहाँ बना था उसको हमने यहाँ महाराणा प्रताप बनाया, उसको महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह बनाया या मान सिंह बनाया, मुगल सेना का सेनापति। तो इस तरह से विभिन्न भूमिकाएं एक ही व्यक्ति की अलग अलग टॉपिक्स पर होती हैं। ठीक है, इस तरह से इसकी ये इतनी सारी विशेषताएं हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये बहुत ही श्रेष्ठ विधि है, इससे बालक अच्छे तरीके से सीखते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन बालक को नहीं होता, क्योंकि इसमें भूमिकाएं ऐसी होती हैं जिससे जो भी कंटेंट है हमारा, जो भी हमारा टॉपिक है, वो पूरी तरह से इससे क्लियर हो जाता है। अब बात करते हैं, हम जब भूमिका निर्वाह के माध्यम से पाठ पढ़ाना शुरू कर रहे हैं तो उस समय हमें किन किन सोपानों को ध्यान में रखना है, किन किन स्टेप्स को ध्यान में रखना है। भूमिका निर्वाह के सोपान। पहला सोपान समस्या का चयन या निर्धारण। समस्या भी कह सकते हैं इसको और प्रकरण भी कह सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि जो नाटक खेला जाएगा, जो रोल प्ले किया जाएगा, उसके लिए टॉपिक कौन सा होगा। 1857 की क्रांति होगी या अकबर की प्रमुख विजय होंगी या महात्मा बुद्ध होगा या महात्मा भगवान महावीर स्वामी होंगे या महात्मा गांधी की अहिंसावादी आंदोलन होंगे या स्वतंत्रता आंदोलन होंगे, जिसमें बहुत सारे हैं। तो इस तरह से पहले से ही ये निर्धारित कर लिया जाता है समस्या का कि कौन से टॉपिक को हमें पढ़ाना है और कौन से टॉपिक को नहीं पढ़ाना है, और उसको पढ़ाने के लिए बालकों को कैसे प्रेरित करेंगे, अर्थात परिस्थितियों का निर्माण। परिस्थितियों का निर्माण से तात्पर्य है यहाँ कि उस समस्या के संबंध में आउटलाइन बालकों को पहले से ही दे देनी है और बालकों को ये निर्देश भी देना है कि इसको फला 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 बालक इस रोल को पूरा करेंगे, इस प्रकरण को पूरा करेंगे और वो इन रोल्स में आपके सामने आएंगे। तो इस तरह से बालक उसे देखने के लिए और जो बालक उसे रोल प्ले करेंगे वो उसे खेलने के लिए एकदम से जो है प्रफुल्लित हो जाएंगे, प्रेरित हो जाएंगे और उस काम को करने के लिए वो आगे बढ़ेंगे। नंबर 3, अपने हेतु पात्रों का चयन। अपने हेतु पात्रों का चयन से क्या तात्पर्य है, जो नाटक हम खेल रहे हैं, जो प्रकरण हमने लिया है, उस प्रकरण को हम सबके सामने खोल के रखेंगे, उसके लिए कौन कौन से पात्र होंगे उसका चयन हमें पहले ही कर लेना चाहिए। यदि हम उसका चयन नहीं कर पाते हैं तो टाइम पर हम उसकी साज सज्जा नहीं कर पाएंगे, टाइम पर वो अपना प्रस्तुतिकरण नहीं दे पाएंगे। इसलिए बालकों को 2-3 दिन पहले ही सारे पात्रों को बता देना चाहिए कि आपका रोल क्या है, ताकि वो उसकी तैयारी आसानी से करें। अगला है पात्रों को प्रशिक्षण। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के शिक्षक को चाहिए कि भूमिका निर्वाह के माध्यम से बालकों को यदि वो पढ़ाना चाहता है तो जो जो रोल प्ले कर रहे हैं, जो भूमिका निर्वाह कर रहे हैं, उसके पात्रों को प्रशिक्षित किया जाए। प्रशिक्षित से तात्पर्य 2-3 दिन पहले ही उनको बता दिया जाए और एक मॉक सेशन उनका वहाँ देख लिया जाए और उसमें कोई कमी हो तो शिक्षक उनको सुझाव दे दे, ताकि किसी भी प्रकार का व्यवधान ऐन मौके पर नहीं हो। इसलिए पात्रों को प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। अगला है मेकअप। मेकअप कक्ष व सामान।
जब बालक वो नाटक खेलने जाएंगे उससे पहले स्टेज के पास ही एक मेकअप रूम होना चाहिए। उस मेकअप रूम में वो अपनी तैयारी करेंगे, तैयार होंगे, अपने वस्त्र धारण करेंगे और विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं जैसे रहेंगे उसी प्रकार से अपने चेहरे को वो बनाएंगे। इसलिए सामान और कक्ष पहले से हमें निर्धारित कर लेना चाहिए। अगला है दर्शकों की तैयारी। दर्शक भी हमें पहले से तैयार कर लेने चाहिए कि हम ये नाटक किस क्लास के किन किन बच्चों को दिखाएंगे। जैसे कक्षा 7 है, कक्षा 7 में आप हिस्ट्री का कोई पाठ पढ़ा रहे हैं तो कक्षा 7 के सारे बच्चे उसमें शामिल हो जाएंगे। ये नहीं कि कक्षा 8 के, कक्षा 6 के बालकों को भी उसमें शामिल कर लें। यदि उनको शामिल कर लेंगे तो उसमें व्यवधान पैदा होगा। क्यों? क्योंकि वो उसको मनोरंजन के रूप में लेंगे, एक शिक्षण के रूप में नहीं लेंगे, एक शिक्षण टेक्निक के रूप में नहीं लेंगे। उस विधि के माध्यम से जो हम संदेश देना चाह रहे हैं उन बच्चों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए दर्शकों का निर्धारण भी हमें पहले ही कर लेना चाहिए ताकि बालक आसानी से उसे सीख लें। अभिनय की प्रक्रिया को संपादित करना। अभिनय की प्रक्रिया को संपादित करना। इसका तात्पर्य है कि अभिनय अब यहाँ शुरू हो गया और पूरा कार्य हमें यहाँ देखना है, उस काम को अंजाम देना है। उसके बाद परिचर्चा व मूल्यांकन। यानी जब हमारा टॉपिक समाप्त होने की ओर है तो वहाँ उससे रिलेटेड जो भी लोग हैं, विषय का विशेषज्ञ है खुद शिक्षक, और उसने अपने 1-2 साथियों को जो इसके निर्णय के लिए रखा है, इसके मूल्यांकन के लिए रखा है, इसके समीक्षा के लिए रखा है, उन लोगों से वो डिस्कशन करेंगे, बच्चों से भी डिस्कशन करेंगे और उसके बाद मूल्यांकन निर्धारित करेंगे कि हमारा ये टॉपिक कैसा रहा और कैसा नहीं रहा। यदि हमारा ये टॉपिक अच्छा रहा तो आगामी पाठों के लिए सिफारिश कर दी जाएगी। अगर ये हमारा अच्छा नहीं रहा तो आगामी पाठों में उन सावधानियों को रखेंगे जिनके कारण ये अच्छा नहीं रहा। इस तरह से इन सारे स्टेप्स पर चलकर हम हमारे भूमिका निर्वाह जो टेक्निक है इसके माध्यम से पाठ को संपादित करते हैं। अब बात करते हैं शिक्षक की इसमें क्या भूमिका होती है। शिक्षक की 3 भूमिकाएं होती हैं। जो विषय का विशेषज्ञ है या जो विषय बालकों को पढ़ाता है उसकी क्या भूमिका है। उसकी भूमिका पहली है निर्देशक की भूमिका। निर्देशक, पर्यवेक्षक और मूल्यांकनकर्ता। यानी वो तीनों रोल्स में रहेगा। निर्देशक से तात्पर्य है उसकी पूरी व्यवस्था करवाएगा, बालकों को निर्देश देता रहेगा समय समय पर कि आपको कैसे क्या करना है, क्या सुधार करना है, किस तरह से उसको प्ले करना है, आपका क्या एक्टिविटीज रहेगी, किस तरह से आपके हाव भाव दिखेंगे, उन सारी चीज़ों के लिए वो निर्देश देता है। फिर उनकी एक्टिविटीज़ को वो देखता है। जो रोल प्ले जब होगा, जो पाठ हमने रखा है उस पाठ का से संबंधित जो नाटक वगैरह जो भी कुछ रखा है, जब वो शुरू हो जाएगा तो उसको पर्यवेक्षित करेगा। पर्यवेक्षण के आधार पर ही वो उसका मूल्यांकन करेगा और मूल्य निर्धारित करेगा, उनके अंक निर्धारित करेगा, उसकी सफलता का परसेंटेज निर्धारित करेगा कि कितने % हमारा ये टॉपिक सक्सेस रहा और कितने टॉपिक सक्सेस नहीं रहा। अब बात आती है कि इस विधि के माध्यम से जो हम बालकों को पढ़ाते हैं तो इसके क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या गुण हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। आवश्यकता अथवा लाभ। पहला लाभ, यह एक नवीन विधि है।
यानी बालकों के सामने किसी नई टेक्निक से हम पढ़ाएंगे तो बालक उसे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए आप व्याख्यान के माध्यम से ही पढ़ाते जा रहे हैं और एक दिन आप चार्ट ले गए अपने व्याख्यान को प्रभावी बनाने के लिए, तो बालकों में एकदम से प्रफुल्लित हो जाएंगे, बालक उनमें प्रेरणा आ जाएगी कि इसमें क्या है। एक तरह से उनके अंदर ये जिज्ञासा होगी कि ये जो लाए हैं सर रोल करके, इसमें क्या है। हमारा उद्देश्य भी यही है कि बालक उसे जिज्ञासु हो जाएं। जब हम पढ़ाते जाएंगे जहाँ भी उसका काम होगा चार्ट का, उस चार्ट को यहाँ टांग देंगे और बालकों को उससे स्पष्ट करेंगे तो बालक उस पाठ में ज़्यादा रुचि लेंगे। ठीक उसी प्रकार से ऐसी विधियों से बालकों को हम निरंतर पढ़ाते आए हैं, लेकिन ये जो विधि है ये बिल्कुल नवीन विधि है, 21वीं सदी की देन है, तो इसलिए इस विधि के माध्यम से बालक ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। दूसरा, सभी स्तरों पर प्रभावी। कहने का मतलब ये प्राथमिक स्तर से लेकर सेकेंडरी स्तर तक प्रभावी है। बालक इससे पढ़ने में रुचि लेंगे। एक्चुअली उन शिक्षक का उद्देश्य तो उनको पढ़ाना है और उनका उद्देश्य मनोरंजन करना है उस नाटक के माध्यम से, लेकिन उस मनोरंजन के माध्यम से ही उनको अनजाने में इतनी लर्निंग हो जाएगी कि वो अपने पाठ को आसानी से याद कर लेंगे। उनसे किसी भी उस पाठ से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर, किसी भी बिंदु पर आप प्रश्न करेंगे तो निश्चित रूप से वो बालक उसका उत्तर देंगे। अगला है प्रेरक विधि, अर्थात बालक इससे प्रेरित होते हैं। बालकों के प्रेरित करने वाली विधि है जिससे बालक अधिक से अधिक इसमें पढ़ने में हिस्सा लेते हैं। और जब बालकों को ये पता चल जाएगा कि फला कालांश में नाटक आयोजित होगा या 2 दिन बाद हो गया, 3 दिन बाद, उस दिन बालकों की संख्या अधिक होगी। क्यों? क्योंकि वो प्रेरित हो गए उस नाटक से, उस भूमिका से जो यहाँ और दूसरे बालक प्ले कर रहे हैं या वो खुद प्ले कर रहा है। इस तरह से जो भूमिका निर्वाह विधि है यह एक प्रेरक विधि भी है। शिक्षक शिक्षार्थी संबंध मधुर बनते हैं इससे। शिक्षक शिक्षार्थी संबंध मधुर। क्यों? क्योंकि इसमें शिक्षक एक तानाशाह की भूमिका में नहीं रहता बल्कि एक मित्र की भूमिका में रहता है, एक निर्देशक की भूमिका में रहता है जो उनको मार्गदर्शन देता रहता है, उनको निर्देश देता रहता है, उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करता है, जो बालक नहीं जानते उन बालकों को सिखाता है। इस तरह से शिक्षक शिक्षार्थी जो संबंध है वो बहुत मधुर हो जाते हैं। और अगला है अधिगम में वृद्धि, यानी बालकों की जो सीखने की क्षमता है उसमें भी वृद्धि होती है। इस विधि के माध्यम से बालक ज़्यादा सीखते हैं। मानसिक क्षमताओं में वृद्धि, बालक की मानसिक क्षमताओं में भी इस विधि के माध्यम से वृद्धि होती है। वो विभिन्न तरीके से उस बात पर सोचता है जो बात इसके माध्यम से हम बालकों के सामने रख रहे हैं। निर्णय क्षमता में भी वृद्धि होती है। निर्णय क्षमता में वृद्धि, बालक अच्छे बुरे का इसमें निर्णय करना सीख जाता है, इसलिए भी यह विधि बहुत अच्छी विधि है। शिक्षण अधिगम रुचिकर हो जाता है। यानी बालक रुचि के साथ उस चीज़ को देखते हैं जो उनके सामने यहाँ ड्रामा या जो भी चीज़ हो रही है, और उसी के आधार पर बालक अपने अधिगम को ज़्यादा बालक सीखते हैं, वो अधिगम करते हैं और उन अपनी रुचि के अनुसार सीखते हैं। नेक्स्ट है चारित्रिक विकास। यह विधि बालक में चारित्रिक विकास भी करती है, क्योंकि हम मान लीजिए किसी हमारे महापुरुष का रोल प्ले करवा रहे हैं बालक से, तो उस महापुरुष के गुणों से सभी बालक परिचित हो जाएंगे
और वो सोचेंगे कि हमें भी ऐसा ही बनना है। जैसे मैंने हीरो का उदाहरण दिया, जैसे सलमान खान ने बाल छोटे कर दिए, अधिकांश लोग छोटे बाल रखना प्रारंभ कर दिया। सलमान खान ने बीच में एक बार एक इस तरह से, कौन सी पिक्चर थी उसमें, वो कटिंग करवा ली बीच में होके, तो ऐसे बहुत से लोगों ने करवा ली, तो वो अपने आप को सलमान खान मानने लगे। उसी प्रकार से बालक के सामने जब हम किसी महापुरुष के चारित्रिक गुणों को रखेंगे, उनके सामाजिक गुणों को रखेंगे, सारी चीज़ों को रखेंगे, तो बालक में उनका विकास होगा। बालक ऑटोमेटिकली उन गुणों को ग्रहण करने लगेंगे, ताकि उनके मन में ये भाव बैठ जाता है कि जिस तरह से वो लोग प्रसिद्ध हुए, लोग उनकी तारीफ़ करते हैं, उस तरह से समाज में हमारी भी तारीफ़ होगी यदि हम इन गुणों को ग्रहण करेंगे। तो छोटे बच्चे ब्लैंक स्लेट होते हैं, जिनको जैसा बताते हैं वो ऐसा ही सीखते हैं, इसलिए उनके सामने भूमिका निर्वाह के माध्यम से जो पाठ पढ़ाया जाएगा, बालक ज़्यादा प्रेरित होंगे। और अंतिम है सामाजिकता का विकास। बालकों में इस विधि के माध्यम से सामाजिकता का भी विकास होता है, क्योंकि ये ग्रुप में काम किया जाता है, ग्रुप में समाज से रिलेटेड सारे गुणों का विकास होता है, जिससे बालक आसानी से सामाजिकता के गुण विकसित अपने आप में ऑटोमेटिक ही कर लेता है। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि भूमिका निर्वाह जो विधि है वो एक बहुत ही आधुनिक विधि है। इसके माध्यम से छोटे बालकों को हम ज़्यादा अच्छे तरीके से और पढ़ा सकते हैं, छोटे बालकों को ज़्यादा सिखा सकते हैं, बजाय बड़े बच्चों के। बड़े कॉलेज लेवल के बच्चे या दूसरी और सीनियर सेकेंडरी के बच्चे इन विधियों में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन छोटी कक्षाओं के बालक बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। छोटी कक्षाएं ही ब्लैंक स्लेट होती हैं, उनका अनुभव क्षेत्र छोटा होता है, उनका सोचने का जो एरिया है वो भी बहुत छोटा होता है। इसलिए ऐसे बालकों को ऐसे पाठों के माध्यम से पढ़ाया जाए, ऐसे रोल्स के माध्यम से पढ़ाया जाए, ताकि वो आसानी से सीख लें। अब इसमें कुछ दोष हैं, उन दोषों के बारे में भी मैं आपको बता दूं। पहली सबसे बड़ा दोष है इसमें खर्चीली विधि, जिसे हमारे गरीब बच्चों के जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं वो इस विधि को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इस खर्चे को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विद्यालयों में तो इतना बजट होता नहीं है कि वो उनसे संबंधित सामान, उनके कपड़े वगैरह, उनके हथियार वगैरह जो डुप्लीकेट आते हैं वो सब एकत्रित करके वहाँ रख लें। इसलिए ये विधि भारत जैसे गरीब देश में ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। अगला है समय व श्रम अधिक। समय व श्रम अधिक लगता है इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें 2-3 दिन पहले से ही इसकी तैयारी करानी पड़ती है, बालकों को प्रशिक्षण देना पड़ता है, इसलिए इसमें समय बहुत अधिक लगता है। और शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को भी बहुत ज़्यादा काम इसमें करना पड़ता है कई दिन से, इसलिए भी यह विधि ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। बड़ी कक्षाओं के बच्चे इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। बड़ी कक्षाओं के लिए ये उपयोगी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होते। और लास्ट है प्रशिक्षित अध्यापक की आवश्यकता। आप लोगों ने देखा होगा हमारे विद्यालयों में या कॉलेज में या दूसरी जगह सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रम जो होते हैं उनका प्रभारी एक व्यक्ति को बनाया जाता है, लेकिन उस व्यक्ति का चयन कैसे होता है? जिसको इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, जो इन चीज़ों में ट्रेंड हो, प्रशिक्षित हो, वही इसे करवा सकता है। यह भी एक ऐसी ही विधि है जो लोग भूमिका निर्वाह टेक्निक में पूरी तरह निपुण हैं, पूरी तरह प्रशिक्षित हैं, वो लोग ही इसके माध्यम से अच्छे तरीके से भूमिका प्ले करवा सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए भी यह विधि ज़्यादा अच्छी नहीं है। इन 4 दोषों को यदि हटा दिया जाए तो यह विधि बहुत ही इफेक्टिव विधि है, और वर्तमान युग में तो इस विधि की बहुत अधिक डिमांड है। धन्यवाद।